हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम रिप्लिकेशन टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने कितने तरह के रिप्लिकेशंस है वो भी डिस्कस कर लिया था। एंड टोपोलॉजीज भी हमने लगभग इसमें सारे के सारे कर लिए थे। यहाँ तक हमने कर लिया था डिस्कस मल्टी सोर्स रिप्लिकेशन तक। अब मास्टर टू मास्टर लास्ट वन बचा हुआ है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें इसको जैसे मास्टर मास्टर रिप्लिकेशन है, इसी को हम सोर्स टू सोर्स रिप्लिकेशन या एक्टिव एक्टिव रिप्लिकेशन भी कहते हैं। तो इसके अपने फायदे और नुकसान हैं, इसके बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे कि इससे क्या फायदा है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसमें हमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है कि एक एक डेटाबेस सर्वर है ए, डेटाबेस सर्वर है बी, दोनों पे सपोज यहाँ पे एक डेटाबेस टेम्प नाम का है। वही सेम डेटाबेस यहाँ पे भी होगा टेम्प नाम का, एंड जो भी हम यहाँ एंट्री करेंगे वो यहाँ आ जाएगा, इस टेम्प में आ जाएगा, और जो यहाँ से हम एंट्री करेंगे वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। मास्टर मास्टर दोनों सर्वर मास्टर की तरह काम करेंगे एंड दोनों सर्वर स्लेव की तरह। जैसे ये अगर मास्टर है, इसको अगर हमने सोर्स बोल दिया, सोर्स एंड मास्टर हमने पीछे वीडियोस में काफी डिस्कस करे हैं कि 5.7 तक हम मास्टर बोलते थे, उसके आगे हमने सोर्स एंड स्लेव की जगह रिप्लिका यूज करना शुरू किया है। तो अगर ये एक सोर्स है, मास्टर है, तो ये बी जो है इस मास्टर का रिप्लिका होगा। एंड अगर हमने कुछ एंट्री यहाँ करी है, अगर ये सोर्स है, तो ए इसका रिप्लिका या स्लेव होगा। इसमें हाई अवेबिलिटी मिलती है। सबसे पहला जो है हमें बेनिफिट, उसमें हाई अवेबिलिटी मिलती है। मीन्स कि अगर एप्लीकेशन, अगर ये डेटाबेस हमारा क्रैश कर भी जाता है, अगर ये हमारा क्रैश कर जाता है किसी तरीके से, ये बी जो सर्वर है ये हमारा बंद हो गया, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन स्टिल राइट द डेटा इनटू द सर्वर ए। तो यहाँ हाई अवेबिलिटी मिलती है। इसमें लोड बैलेंसिंग भी है। अगर हमारे पास दो तीन, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, ऐप है, और एक यहाँ पे ऐप है, तो एक डेटा जो है यहाँ पे एंट्री कर रहा है, यहाँ से एक है जो एप्लीकेशन यहाँ पे एंट्री कर रहा है, दोनों सिंक होते जा रहे हैं। या फिर एक ही एप्लीकेशन है और यहाँ पे एक लोड बैलेंसर लगा है जो कि डेटा कुछ यहाँ भेज रहा है और कुछ डेटा यहाँ भेज रहा है। दोनों तरीके से हम दो एप्लीकेशन अलग अलग डेटाबेसेस के ऊपर भी, दो अलग अलग डेटा सेंटर्स में या दो अलग अलग सर्वर्स पे भी एंट्री कर सकते हैं, वो आपस में सिंक हो रहे हैं। या एक एप्लीकेशन एक ही है, उसको लोड बैलेंसर के थ्रू हम दो सर्वर्स पे अलग अलग भेज रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा लोड बैलेंसिंग भी यहाँ पे अच्छा होता है। यहाँ डिजास्टर रिकवरी, एक है डिजास्टर रिकवरी। यहाँ पे आपको फेल्योर के लिए कुछ है ही नहीं। सपोज ये सर्वर हमारा फेल कर गया, तो ये स्टिल हमारा यूज में है, कुछ भी रिकवरी की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे फेल्योर नाम की चीज नहीं होती है। जो भी है यहाँ एंट्री, ये सर्वर अगर डाउन हुआ ये सर्वर, तो बी सर्वर स्टिल वर्किंग में रहेगा। डिजास्टर रिकवरी यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, इसके बेनिफिट है हमें। अगर मेंटेनेंस करना है, जीरो डाउन टाइम मेंटेनेंस, दिस मीन्स कि अगर हमारा ये दो सर्वर है, सेम डेटा सिंक हो रहा है दोनों के ऊपर, तो अगर हमें कुछ पैचिंग करना है यहाँ पे, तो हमने इस पे जो भी पैचिंग स्टार्ट करी, तो हमारा सारा एप्लीकेशन यहाँ चल रहा है, सारा कुछ यहाँ पे ऑलरेडी है। जब ये इसको बंद किया और इसको अप कर दिया, तो यहाँ से हमारा सारा कुछ, तो जीरो डाउन टाइम मेंटेनेंस है। यहाँ पे कोई हमें डाउन टाइम की जरूरत नहीं होती है। अगर फेल ओवर के बाद रिकवरी काफी फास्ट होता है। सेम चीज हम बार बार बातें कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर यहाँ पे नहीं होता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर मीन्स, अगर ये सर्वर, मैंने पहले भी बोला हाई अवेबिलिटी है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर मतलब सेम थिंग। बहुत तरीके से हम कह सकते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर नहीं है। अगर ये सर्वर फेल हो गया, तो ये सर्वर स्टिल हमारा काम करता रहेगा। हाँ, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ।
कि ये जो है टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है। ये इतने सारे बेनिफिट्स के बाद भी ये जो टोपोलॉजी है काफ़ी यूज में नहीं आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे प्राइमरी की का जो ऑटो इंक्रीमेंट है, अगर सपोज यहाँ पे एप्लीकेशन ने एक एंट्री करी ऑटो इंक्रीमेंट के थ्रू 1, मे बी ये जो है वो भी यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट के थ्रू 1 एंट्री कर दे। यहाँ पे 2 एंट्री किया हमने, यहाँ पे भी हो सकता है कि 2 एंट्री हो जाए। तो ऑटो इंक्रीमेंट का इशू है, उसको हम उससे रिकवर करने के लिए, उससे बचने के लिए हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर सेट करेंगे, बट इसके जो इश्यूज हैं वो हैं ऑटो इंक्रीमेंट का प्राइमरी की का वायलेशन यहाँ पे हो सकता है। दूसरा कि अगर हमने प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट सेम टेबल है, सेम डेटाबेस, यहाँ पे भी है टेम्प, यहाँ पे भी टेम्प है, सेम टेबल भी है, एक यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक T1 करके टेबल है, सेम टेबल यहाँ पे भी होगा T1 करके। तो जो डेटा हमने यहाँ एंट्री करी वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ एंट्री करी वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट के प्रॉब्लम के साथ साथ उसमें आपको डाउट जो है ऑटो इंक्रीमेंट, जिसको कि प्रैक्टिकल में मैं करके दिखाऊंगा कि इश्यूज क्या आ रहे हैं इसमें, क्यों ये इतना ज़्यादा यूज नहीं आता है, एंड इसमें इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको इतना खुद पे डाउट होगा, अपने एप्लीकेशन पे डाउट होगा कि आप इस टोपोलॉजी को यूज करना नहीं चाहेंगे। यहाँ पे लिटेंसी भी हो सकती है। सपोज एक एप्लीकेशन यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए यहाँ पे एंट्री करी, और यहाँ से जो दूसरा है एप्लीकेशन यहाँ पे उसको सर्च करना है एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे रिप्लिकेशन का डिले हो और ये जो एप्लीकेशन है उसको एम्प्लॉय आईडी 1 का इंफॉर्मेशन ना मिले। तो रिप्लिकेशन डिले के भी इशू हो सकते हैं, अगर सर्वर थोड़ी सी दूर पे है, किसी और नेटवर्क और डेटा सेंटर में है, तो ये इशू आ सकता है कि यहाँ जो एंट्री हुई है सेम एंट्री वहां पे अगर सर्च करने गए दूसरे सर्वर्स के ऊपर वहां पे ना अवेलेबल हो, तो इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे मैनेजमेंट के काफी कॉम्प्लेक्सिटी है, मैनेजमेंट के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और तब बताऊंगा कि इशू क्या आ रहा है यहाँ। तो इसमें जो है इसको करने के लिए हमारा जो पैरामीटर है उसको 2 पैरामीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें चाहिए, वो है ऑटो इंक्रीमेंट। इसके बारे में भी बताता हूं मैं, ऑटो इंक्रीमेंट और दूसरा है ऑटो इंक्रीमेंट ऑफसेट। तो अगर 2 सर्वर है तो प्राइमरी की या आपको जो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू मिल रही है दोनों जगह सेम ना मिले, उसके लिए ये 2 पैरामीटर्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट है, तो एक सर्वर पे जो वैल्यू है, हम मैं ऐसे बताता हूँ कि यहाँ पे जो है सर्वर, इसमें हम ऐसे प्लान करें कि यहाँ पे सारे ऑड वाले डेटा आ जाए और यहाँ पे सारे इवन वाले डेटा आ जाए, तो आपकी प्रॉब्लम ऑटो इंक्रीमेंट की सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ये मान लो कि हमने जितने सर्वर होते हैं उतना ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू, अगर हमने 2 सर्वर है तो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू हमने 2 ली। और ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब है कि ये वैल्यू स्टार्ट कहां से होगा। तो अगर हमने पहला सर्वर इसको मान लिया तो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 एंड इंक्रीमेंट कितने की होगी 2 की, तो अगली जो वैल्यू मिलेगी वो 3 मिलेगी, 3 मिलेंगी, और उसके अगली 5 मिलेगी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है वैल्यू हमें, अगर हमने ऑटो इंक्रीमेंट तो सेम रहेगा ये, ठीक है।
ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पे ऑफसेट स्टार्ट जो हम करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, तो जो अब जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 2, फिर इंक्रीमेंट 2 से इंक्रीमेंट होगा, तो फिर अगली वैल्यू 4, फिर 6, उसको हम ऐसे देखते हैं, तो इस तरीके से देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ प्रिपेयर करे हैं। मान लो कि ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू हमारी 2 है। अभी आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सर्वर होंगे, सॉरी, जितना भी सर्वर होगा उतना ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर मान लो कि 2 सर्वर्स है, सपोज आपके पास 2 सर्वर है, 2 सर्वर्स, तो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर आपके पास 3 सर्वर्स हैं, तो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी? 3। अगर 4 सर्वर्स है, 4 सर्वर्स है, तो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी? 4। तो जितने सर्वर हैं उतने ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू होगी। वो मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता भी हूँ। मान लो कि ये 2 सर्वर है, सर्वर ए और सर्वर बी, तो ऑटो इंक्रीमेंट 2 सर्वर हैं, तो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू 2, तो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू हमने 2 लिख दिया। ऑफसेट, ऑफसेट मतलब ये जो पहला सर्वर है उसमें वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, तो मान लो कि 1 आया। सेकेंड सर्वर बी सर्वर के भी ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू, ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू जितने भी सर्वर होंगे सब पे सेम होंगे, तो यहाँ पे भी ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू 2। और यहाँ पे जो पहला वैल्यू डालेंगे, अगर यहाँ पे ऑफसेट स्टार्टिंग वैल्यू 1 डाला था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 2 डालेंगे। तो जो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 1, 2 से इंक्रीमेंट होगा, तो 1 + 2 इजिकल्स टू ये 3, फिर नेक्स्ट 2 ऐड करेंगे तो 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। इस तरह से आपकी ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे बनती जाएगी पहले सर्वर के ऊपर। और यहाँ पे क्या बनेगा? ऑटो इंक्रीमेंट 2 और स्टार्टिंग वैल्यू 2, तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2 + 2 4, 4 + 2 6, 8, 10, 12, इस तरह से 12 एंड 14, 14 तक। तो ये जो ऑटो इंक्रीमेंट, जो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू होगी, एंड ऑटो इंक्रीमेंट इज अ प्राइमरी की, तो कभी भी ये दो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। दोनों पे, इस सर्वर ए पे जो आएगा, जो सर्वर ए पे वैल्यू आएंगी वो सारे 1, 3, 5 वाली आएंगी। इस पे जो आएंगी वो सारे 2, 4, 6 वाली आएंगी। तो ये कभी भी ऑटो, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि प्राइमरी की आपस में कोलाइड कर रहा हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास 3 सर्वर्स हैं, 3 सर्वर्स है, इसमें हमने क्या बताया कि जितने सर्वर्स उसके ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू उतनी होगी। तो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू हमने 3 कर दिया। ये वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? ये वैल्यू होगी 1 से स्टार्ट। यहाँ पे भी ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू 3, ये वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से, और ये ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू 3, ये वैल्यू स्टार्ट होगी 3 से। अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा वो क्या होगा? ऑटो इंक्रीमेंट 3, 3 से जंप करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट, तो 3 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 1 4, फिर 13, इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 3 + 2 5, 5 3 8, 11, 14, यहाँ पे क्या आएगा? 3 + 3, नेक्स्ट वैल्यू आएंगे 6, उसके बाद 9, 12, 15। अगर आप इन तीनों
को कंपेयर करेंगे, इन तीनों को कंपेयर करेंगे, कहीं पे भी ये कोलाइड नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहीं पे भी ये प्राइमरी की कोलाइड नहीं कर रहा, तो हमारा ये काम हो जाएगा, कि प्राइमरी की का इशू नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने इसको मास्टर मास्टर रिप्लिकेशन मोर देन 2 सर्वर्स आपने यूज करे, मान लो कि आपने यहाँ पे एक और सर्वर यूज कर लिया, यहाँ पे एक और सर्वर आपने यहाँ पे यूज कर लिया सी नाम का, तो अब जो है ये रिप्लिका, ये तो सिंपल था, यहाँ से हमने रिप्लिकेशन इसका ये स्लेब बना दिया, ये मास्टर है तो ये इसको स्लेब बना दिया। अब जो रिप्लिकेशन होगा, अब ये सिंपल नहीं होगा, बिकॉज कि यहाँ पे ऑलरेडी एक रिप्लिका है, फिर हम यहाँ से इसको रिप्लिका बनाएंगे, ये मास्टर हो गया तो यहाँ रिप्लिका आ जाएगा, ये ओके है। बट इसको जब मास्टर बना के इसको रिप्लिका बनाएंगे अगेन, तो दो दो रिप्लिका हो जाएगा ये, तो ये नॉर्मल तरीके से नहीं, इसको हमें मल्टी सोर्स रिप्लिकेशन की तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। मीन्स हमें चैनल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, चैनल बेस्ड। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि ये जो है, ये वाले, हाँ, अगर एक स्लेब जो है कई सारे मास्टर्स से डेटा आ रहा है, ये एक मास्टर है, ये एक मास्टर है, ये और ये एक स्लेब है, कई सारे मास्टर्स से डेटा आ रहा है एक स्लेब के ऊपर, तो वहाँ चैनल इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो सेम तरीका यहाँ पे हो जाएगा, ये एक स्लेब हो जाएगा जिसपे कि यहाँ से भी इस मास्टर से भी डेटा आ रहा है, इस मास्टर से भी डेटा आ रहा है, तो ये यहाँ पे फिर चैनल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, अगर दो सर्वर से ज्यादा आपने मास्टर मास्टर रिप्लिकेशन में यूज करे तो आपको चैनल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, ये अलग स्टोरी है, वो आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है, पीछे वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन करे थे इसके बारे में। तो चलिए, अब मैंने इसके बारे में अच्छे से बता दिया, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या क्या हैं, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो सर्वर्स है, दो सर्वर है, इसका हम अगर अब मैं आपको कुछ डिटेल दे दूं कि क्या आईपी है, आईपी एक 15 है, 115, एंड दूसरे की 116 है। ठीक है, दो आईपी हैं, दोनों में ओएस कौन सा है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये 22 उबंतु उबंतु का वर्जन 22.04.4 LTS वर्जन है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी जो भी है इसी का कॉपी ये है, तो यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा, यहाँ पे भी सेम आपको मिलेगा वर्जन उबंतु के। माई एसक्यूएल कौन सा है, माई एसक्यूएल के वर्जन भी देख लेता हूं मैं। 8.0.37 8 वर्जन हमने यूज किया है, यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी जो है हमने 8 वर्जन यूज किया है। तो आपको हमने पीछे वीडियोस में काफी अच्छे तरीके से कि इन दोनों के पैरामीटर्स में क्या क्या थोड़े बहुत जो चेंजेज है उसके बारे में बताया था, कि 8 वर्जन्स के ऊपर बाइनरी लॉग ऑलरेडी डिफॉल्ट में इनेबल होता है। ठीक है, तो इसमें डिफॉल्ट में बाइनरी लॉग्स इनेबल्ड होते हैं, जबकि 5.7 के ऊपर 8 वर्जन से पहले जो भी है वहां पे बाइनरी लॉग हमें इनेबल करने पड़ते थे। तो अब मैं एक चीज यहाँ पे करता हूँ कि जो मास्टर मास्टर रिप्लिकेशंस के लिए जो पैरामीटर्स सेट करने हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन कर लेते हैं।
ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पे मैं आपको क्या क्या चाहिए वो कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि 8 वर्जन्स के ऊपर बाइनरी लॉग्स ऑलरेडी इनेबल्ड होते हैं, हमें इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। इनेबल कर भी दें तब भी कोई इशू नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो 5.7 वाले भी जो लोग हैं उनके लिए भी ये हो जाएगा कि हम बाइनरी लॉग इनेबल कर लेते हैं, अदरवाइज ऑलरेडी इनेबल्ड होता है। अरे इन को इनेबल कर लिया और इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो बिन लॉग से दे दिया हमने कि जो बाइनरी लॉग्स के नाम आएंगे बिन लॉग समथिंग आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्वर आईडी एक हमें मस्ट चाहिए होता है। 101 कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे दो पैरामीटर्स हमें चाहिए होते हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको कि ऑटो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट एंड ऑटो इंक्रीमेंट ऑफसेट। ये दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं हमें। ऑटो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट दो सर्वर्स है हमारे पास, तो इंक्रीमेंट कितने का होगा, 2 का, 2। और फिर जो है हम दूसरा भी सेट कर लेते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट ऑफसेट। ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ यहाँ पे एक चीज और, अंडर स्कोर दे हाइफन दे दोनों सेम है। मैंने इसके बारे में पहले से भी बताया था कि अंडर स्कोर एंड पैरामीटर्स के लिए हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अंडर स्कोर या हाइफन डाले। ठीक है, तो इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब मैं इसको से कॉपी कर लेता हूँ और इसी को दूसरे वाले में भी, दो दूसरे सर्वर हैं वहाँ भी पेस्ट कर लेंगे। सेम यहाँ पे भी आ जाते हैं। कर लिया, यहाँ पे सर्वर आईडी भी हम चेंज कर लेते हैं, दो। ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू सेम है एंड जो ऑटो इंक्रीमेंट ऑफसेट इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 2 से होगी। तो हमने चेंज कर लिया। अब दोनों जगह पे हम सर्विसेज रीस्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टार्ट एसक्यूएल डॉट सर्विस, यहाँ पे भी सेम हम कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा लगभग रेडी हो रखा है, कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब माई एसक्यूएल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो रिप्लिकेशन के लिए है, सबसे पहला वो हमें एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे माई एसक्यूएल 115, ये वाले जो 115 आईपी है उसके हिसाब से माई एसक्यूएल का नाम डाला है। और यहाँ पे भी हम, अगर मैंने माई एसक्यूएल किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी माई एसक्यूएल 116 आईपी। ठीक है, तो एक मैं यूजर बना लेता हूँ, रिप्लिकेशन को रिपल 115 पे बना रहे हैं, तो हमने REPL 115 @ से बना देते हैं। आप IP भी डाल सकते हैं,
आप यूजर अपने हिसाब से कैसे क्रिएट करते हो कर लेना। मैं राज चैनल का नाम पासवर्ड रख देता हूँ, राज टेक। ठीक है, यूजर बना लिए। अब इसको परमिशंस दे देते हैं, ग्रांट रिसेव आप रिप्लिकेशन स्लेब भी दे देंगे तब भी चल जाएगा। ये रिप्लिकेशन क्लाइंट मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ, सो दैट कि किसी के पास ये यूजर है तो वहाँ से रिप्लिकेशन के क्लाइंट जो परमिशन है उसके थ्रू आप रिप्लिकेशन की स्टेटस जान सकते हैं। तो इस वजह से मैंने दे दिया, अदरवाइज रिप्लिकेशन क्लाइंट जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम रिप्लिकेशन स्लेब से भी हमारा काम हो जाए। टू आर इक्वल 15 8% ने ग्रांट कर दिया। सेम यूजर हम 16 पे, क्योंकि हम वाइस वर्सा रिप्लिकेशन करना है हमें, तो यहाँ पे हमने सिर्फ चेंज करना है 150 की जगह 116 कर दिया। ठीक है, एंड परमिशंस भी सेम डाल देता हूँ मैं। सिक्सटीन कर दिया, हमारे पास यूजर्स बन गया। अब रिप्लिकेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक बार ये करता हूँ कि बाइनरी लॉग, जो सो बाइनरी लॉग्स, कितने बाइनरी लॉग्स हैं आपके पास, ये देखो अभी जो 37 लास्ट है, मैं इसको, क्योंकि इस बाइनरी लॉग्स के अंदर ये स्टेटमेंट भी गया होगा, ग्रांट रिप्लिकेशन स्लेब ये सब सारे, इससे मैं बिल्कुल अलग कर लेता हूँ। अब मैं फ्लश कर लेता हूँ, मीन्स नया बाइनरी लॉग से हम रिप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। प्लस बाइनरी लॉग्स, तो अब हमारे पास एक नया बाइनरी लॉग बन गया होगा। आप देख सकते हैं ये 37 पे था, अब 38 भी एक हमारे लिए नया क्रिएट। सेम यहाँ पे भी काम कर लेते हैं, प्लस बाइनरी लॉग्स। ठीक है, एक नया बाइनरी लॉग बन गया होगा। अब मैं करता हूँ कि मान लो कि सो मास्टर स्टेटस, हमें रिप्लिकेशन स्टार्ट करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, मास्टर, हमें जो ये आईपी है 115 वाला जो सर्वर है, यहाँ से रिप्लिकेशन करना है 116 पे। तो यहाँ की जो बाइनरी लॉग की फाइल है, पोजीशन है, वो नोट करना है हमें, एंड वहाँ जाके पेस्ट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यहाँ पे जो है अपना रिप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं कमांड एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसके जो रिप्लिकेशन स्टार्ट करने के दो, जो 5.7 तक थे, उसमें ये जो है इसको हम ऐसे लिखते थे, मैं दोनों कमांड बता देता हूँ। इसको हम इस तरीके से शो मास्टर चेंज मास्टर टू, यहाँ पे सब जगह पे मास्टर मास्टर, यहाँ पे मास्टर लगा देते थे। मास्टर सेम है, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम सेम है। ये सोर्स की जगह मास्टर यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे सोर्स की जगह मास्टर यूज कर लेते हैं, सेम सेम है। तो कोई हम अब 8 पे हैं, तो हमें 8 वाले के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे। तो होस्ट, यहाँ पे हमें 16 ये वाले जो सर्वर है, सॉरी, ये वाले सर्वर्स के ऊपर
हमें रिप्लिकेशन करना है और इसका होस्ट कौन सा है, 115 है, तो हमें कौन सा डालना है, 115 यहाँ पे इसमें पेस्ट करना है। 192.168 डॉट क्या है आईपी टोटल, 192.168.1.115 1.115, ठीक है। एंड यूजर का नाम हमने क्या दिखा था, यूजर का नाम REPL 115। पासवर्ड हमने क्या दिया था, राज टेक। लॉग फाइल ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसीलिए हमने ये मास्टर स्टेटस करके ये लॉग फाइल लिया और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एंड जो पोजीशन है, आप ये पोजीशन ले सकते हैं या फिर किसी भी बाइनरी लॉग की स्टार्टिंग पोजीशन 4 होती है, तो हम 4 भी ले सकते हैं, तो 115 ले या फिर 4 भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन, आपको जो मर्जी। अगर आप रनिंग सर्वर्स के ऊपर है, प्रोडक्शन पे है, तो आपको बाइनरी लॉग प्लस पोजीशन वहां से नोट करना। ये तो मैं POC कर लिए एंड एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, तो चलो 115 ही कर लेते हैं, कोई नहीं, 115 कर लिया। अब इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ वहां पे, कर दिया तो 116 पे गए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। हमारा रिप्लिकेशन हो गया है। क्वेरी योक 0 एरर 2 वार्निंग्स। अगर आपको वार्निंग देखनी है तो शो वार्निंग्स कर सकते हैं। ये बताएगा कि जो आपका पासवर्ड है हमने यहाँ पे लिखा है उसके बारे में बता रहा है कि प्लेन टेक्स्ट में आपने डाल दिया है, ये सिक्योर नहीं है, यही यहाँ पे है, प्लेन टेक्स्ट SSL TLS एक्सट्रीमली इनसिक्योर, ठीक है। तो ये है। फिर हम रिप्लिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमने रिप्लिकेशन एस्टेब्लिश कर लिया है, इसको स्टार्ट रिप्लिका स्लेव वहां पे लिखते थे, यहाँ रिप्लिका लिखा है, ठीक है। सो स्लेव स्टेटस लिखो या सो रिप्लिका स्टेटस लिखो, स्टेटस आपका रिप्लिकेशन चल पड़ा है। ये देखो हम रिप्लिकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहाँ से पता करते हैं, IO रनिंग और SQL रनिंग से। तो हमारा दोनों यस है, दिस मीन्स हमारा रिप्लिकेशन चल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 116 का रिप्लिकेशन 115 पे करते हैं। तो यहाँ पे सो मास्टर स्टेटस कर लेंगे, सेम है, सारी चीजें सेम है। बाइनरी लॉग का पोजीशन हमने नोट कर लिया, यहाँ से यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। 115 7 है तो वही है, यहाँ पे सिर्फ IP चेंज हो जाएगा, 16 हो जाएंगे, यूजर का नाम 15 की जगह 16 हो जाएगा, बाकी सेम है सारी चीजें। बस हम यहाँ पे आके कॉपी करेंगे एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे। चल पड़ा है। हम स्टार्ट रिप्लिका या स्टार्ट स्लेव कुछ भी लिख सकते हैं, स्टार्ट स्लेव लिख दिया, सो स्लेव स्टेटस लिख दिया। अब आपका रिप्लिकेशन चल पड़ा है, ये दोनों यस है, मतलब हमारा दोनों रिप्लिकेशन वाइस वर्सा, दोनों रिप्लिकेशन 15 to 16 एंड वाइस वर्सा मीन्स 16 to 15 स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको टेस्ट करते हैं, सो डेटाबेसेस में करूंगा। यहाँ पे कोई यूजर डिफाइंड डेटाबेस नहीं है, सारे सिस्टम डिफाइंड वाले हैं। यहाँ पे भी सेम होगा,
ठीक है, तो मैं एक पहले डेटाबेस क्रिएट टेम टेम्प नाम का डेटाबेस बना लिया और इसके अंदर चले गए यूज टीएमपी क्रिएट टेबल कर लेते हैं। क्रिएट टेबल T1 कर लिया आईडी। हाँ, इसका मास्टर रिप्लिकेशन में एक कंस्ट्रेंट है कि जो भी टेबल नॉ सिंगल टेबल हो या मल्टी टेबल्स हो या 1000 टेबल्स हो 50 टेबल्स हो, कितने भी टेबल्स हैं सारे के सारे आपको ऑटो इंक्रीमेंट से क्रिएट करना है विथ प्राइमरी की, अदरवाइज फिर वो इशू आएगा। ठीक है, तो आपको ऑटो इंक्रीमेंट यूज करने हैं, प्लस ये मस्ट है एंड उसको ऑटो इंक्रीमेंट से टेबल क्रिएट करने हैं, बस इतना आप जान लो विथ प्राइमरी की। आईडी एक टेबल है इंटीजर टाइप का बनाया, इसको प्राइमरी की किया एंड प्राइमरी की आईडी इंट प्राइमरी की एंड इसको ऑटो इंक्रीज एंड एक नेम कॉलम हमने बनाया वेर 20 और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, हमारे कॉलम हमारा टेबल बन गया विथ 2 कॉलम्स आईडी एंड नेम। अब हम इसमें अगर सो टेबल्स करते हैं तो हमारा T1 नाम का एक टेबल बना हुआ है, सेम ये रिप्लिकेट होके यहाँ पे आ गया हुआ। अभी तक कोई डेटाबेस नहीं है, अगर सेम कमांड फिर से चलाएं तो टेम्प बन गए, टेम्प नाम का डेटाबेस आ गया। अगर हमने यूज टेम्प किया तो शो टेबल्स, यहाँ पे भी T1 नाम का टेबल आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट करते हैं डेटा कुछ। इंसर्ट इनटू T1, इसमें एक तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो उसमें हमें कुछ करना नहीं है, नेम की वैल्यू डालनी है हमें, वैल्यूज पहली वैल्यू मान लो कि ए डाली, पहला नाम ए डाला। ठीक है, दूसरी वैल्यू जो है हमने दूसरा नेम बी डाला, तीसरा नेम सी डाला। ठीक है, हमने इस तरीके से 3 वैल्यूज एंट्री कर ली। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 1, तो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू 1, हमने क्या किया था कि वैल्यू इंक्रीमेंट 2 का डाला था, स्टार्ट 1 से किया था, तो ऑटो इंक्रीमेंट हर बार 2-2 आगे जंप करेगा, तो वो 1 के बाद 3, जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, अब यही सेम वैल्यू यहाँ भी आ गया होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई, यहाँ पे भी आ गया। अब हम यहां से वैल्यू इंसर्ट करते हैं, अब देखना क्या होगा, इंसर्ट इनटू T1, नेम फील्ड में डालना है यहाँ पे हमने डाला पहला x, दूसरा y, z, 3 वैल्यू हमने यहाँ से भी एंट्री कर दी।
अब जो है ये सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम T1 किया। अब ये देखो यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो क्या थी, सेकंड वाले में 2 2 4 6 8, लेकिन ये अब स्टार्ट कहाँ से हुआ, 135 हमने पहले से इंसर्ट करा था, यहाँ पे 135, ये स्टार्ट हुआ 6 से, बिकॉज ये ऑटो इंक्रीमेंट कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाता, जब भी जाएगा तो ऑटो इंक्रीमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। तो हमें क्या कब मिले, हमने वहां से 135 एंट्री कर दिए, जब यहां से एंट्री करने गए तो इसको ऑटो इंक्रीमेंट 5 मिल गए, तो ये एंट्री स्टार्ट करेगा 6 से, 6 10 8 10। अब इसमें आपको क्या इशू दिख रहा है, अब इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि इसमें टू नंबर डेटा है ही नहीं, 4 नंबर है ही नहीं, यहाँ पे 7 नंबर है ही नहीं, 9 नंबर है ही नहीं। तो इस वजह से आपको हमेशा इन डाउट में रहना पड़ेगा कि पता नहीं रिप्लिकेशन सही से हुए नहीं, या फिर रिप्लिकेशन सही से नहीं हुआ, या फिर मिस कर गए, क्या इशू है, आप हमेशा डाउट में रहेंगे। इस वजह से मेन इसकी ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम मास्टर मास्टर रिप्लिकेशन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, सेम डेटा को हम फिर से एंट्री करते हैं। यहाँ T1 पे हमने मान लो कि यहाँ पे ए डाला, बी कर दिया, सी कर दिया, और यहाँ पे जब हम फिर से देख रहे हैं यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ फिर 10 के बाद 11 11 12 गायब हो गए, 13 गायब हो, 14 गायब हो गए, क्योंकि फिर से जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे डबल, यहाँ पे देख सकते हैं आप 13 15 के बाद 16 आया, लेकिन 17 गायब है, 19। तो ये आपको हमेशा दिखेगा, एक सर्वर से आपकी एंट्री हो गई तो दूसरे सर्वर की सारी वैल्यूज समझ लो उनके बीच की वैल्यू सारी गायब। जब दूसरे सर्वर से होंगी तो पहले की ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ पे कि एक वैल्यू यहां से एंट्री करी तो एक यहां से करी, एक यहां से करी। ये तभी तभी ये सीक्वेंस मेंटेन हो सकता है जब एक वैल्यू यहां से, एक अगले यहां से, एक यहां से, एक यहां से एंट्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्यों नहीं यूज करते हैं, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन बहुत सारा यहाँ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, हमेशा डाउट में रहता है जो डेवलपर है प्लस जो डीबीएज हैं, वो हमेशा डाउट में रहेंगे डेटा हमारा गया कहाँ, क्यों नहीं एंट्री हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मास्टर मास्टर एप्लीकेशंस के बारे में देख लिया। हाँ, यहाँ पे मैंने एक बताया था कि अगर 2 से ज़्यादा सर्वर्स है तो आपको चैनल बेस्ड रिप्लिकेशन स्टार्ट करने पड़ेंगे, प्लस लॉग स्लेव अपडेट, लॉग स्लेव अपडेट, सो दैट कि यहाँ से जो वैल्यू आए वो यहाँ पे सिर्फ रिले लॉग में नहीं, बाइनरी लॉग में भी लिखे, सो दैट कि ये डेटा फिर यहाँ भी आए। तो लॉग स्लेव अपडेट को भी आपको ऑन करना पड़े। अगर 2 सर्वर है तब तो सिंपल रिप्लिका स्लेव का जो हमने यहाँ पे स्टेब्लिश करके दिखाया है वैसे चलेगा, लेकिन जैसे ही मोर देन 2 होंगे तो लॉग स्लेव अपडेट पैरामीटर्स का, जिसके हमने पहले चेन रिप्लिकेशन में बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करे हैं, उसका यूज करना पड़ेगा, प्लस चैनल बेस्ड रिप्लिकेशन का यूज करना। तो इस तरह से हमने अभी जितने भी टोपोलॉजीज थे उनको हमने फिनिश कर लिया है यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं GTID बेस्ड रिप्लिकेशन कैसे करते हैं उसका एग्जांपल दूंगा। GTID बेस्ड होता क्या है, कैसे उसको करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तब के लिए थैंक यू। Please like this video, subscribe my channel and share with your family and friends. Thank you very much.